नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे सरकार के अलग अलग अंग हैं उनकी बात कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरीके से कार्यपालिका है वो कार्य कर रही। सरकार के 3 अंग हैं और उन 3 अंगों के अंतर्गत हमने कार्यपालिका की बात की। फिर दूसरा जो सरकार का अंग था वह था विधायिका। तीसरा जो सरकार का अंग है वह न्यायपालिका, जिसे जुडिशरी कहा जाता है, न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग है। कोई भी सरकार है उसके 3 अंग होंगे जो क्या करेंगे, एक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत अलग अलग अपना है वो कार्य करेंगे। प्रत्येक का अपना कार्य क्षेत्र है वो अलग है। एक है वो विधि निर्माण का काम कर रही है, दूसरी उस विधि उस कानून को लागू करने का काम कर रही है और तीसरी संस्था वह है जो यदि कानून के अंतर्गत किसी भी तरह की त्रुटि है या फिर वह कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो तीसरा अंग होगा वह क्या करेगा, उसकी जांच करेगा कि वास्तविक रूप में क्या है ये विधि है वह अनुचित है या कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रही है। तो जो हमारा तीसरा अंग है उस पर बात करेंगे, वह आपका अंग है क्या, न्यायपालिका। जब जुडिशरी है, न्याय और पालिका 2 शब्द है, आप इसको देखिए। एक है पालिका, पालिका यानी संगठन है। क्या है, संगठन है या कोई संस्था है। वह कैसी संस्था है, वह न्याय का संगठन है, न्याय की संस्था है जो लोगों के अंतर्गत न्याय करने का काम करेगी। किसी भी के साथ में है कोई गलत बर्ताव होगा तो वह संस्था होगी जो उनके साथ न्याय करेगी, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करे। तो भारत के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या स्थिति है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा निर्मित हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए, किस तरीके से न्यायपालिका की स्थापना की गई कि देश के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से न्याय स्थापित हो, देश में स्वतंत्र रूप से कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरीके से कार्य करे और यदि कोई संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक संस्था को बिठा देंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा का काम करे, संविधान की रक्षा का काम करे, नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार दिए गए उन मूल अधिकारों की रक्षा का काम करे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वह न्यायपालिका करके एक अंग है, उसको भी जोड़ा गया और हमारे देश के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। अब आप कहोगे साहब एकीकृत न्यायपालिका का क्या मतलब है। एकीकृत न्यायपालिका का एक बेसिक अर्थ है कि जिस तरीके से हमारे जो विधायिका है, विधायिका कैसी है, विधायिका एकीकृत नहीं है, दोहरी है। कैसे, केंद्र के अंतर्गत है वो भारत सरकार एक तरफ से काम कर रही है, संघ सरकार, और राज्यों की अपने अलग अलग प्रांतीय सरकार है, अलग अलग नियमों से संचालित होती है। मूल रूप में तो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रही है लेकिन बेसिक उनमें अंतर है, काम करने का अलग तरीका है। लेकिन जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका, वह एक ही करते। सुप्रीम कोर्ट जैसा कार्य कर रही है उसी तरह का काम है हाई कोर्ट करेगा और उसी तरह का काम है वह छोटे लेवल पर कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वे करेंगे। उसी लेवल पर छोटे जो कोर्ट है, एडिशनल कोर्ट है, वे काम करेंगे। यानी एक श्रृंखला के अंतर्गत काम कर रही है। केंद्र सरकार, संघ सरकार है वो राज्य की सरकार की हर तरीके से जांच नहीं करने के लिए अधिकृत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लेकिन न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कार्यों की जांच करने को अधिकृत है। वह यह देखेगी कि वास्तव में हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्य किया है या नहीं किया। हाई कोर्ट यह देखेगा कि कोई अधीनस्थ कोर्ट किसी के साथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध या कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में कोई डिसीजन न दे, इस तरह का कोई कार्य विरोधी नहीं करे, जनता के हितों के खिलवाड़ कोई काम नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट है वो अधीनस्थ कोर्ट पर क्या रखेगी, एक तरीके से दबाव और उनकी कार्य प्रणाली को जांचने का काम करेगी। तो ये क्या होगी, एक कड़ी से दर कड़ी एक दूसरे को जांचने का काम कर रही है, एक दूसरे के ऊपर है। क्या है भारत के अंतर्गत व्यवस्था, इसको देखिए। भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था है वो एकीकृत व्यवस्था है। पहली बात तो आप समझो, एकीकृत है। एकीकृत यानी एक श्रृंखलाधर, किस तरह से कार्य कर रही है, श्रृंखलाधर काम कर रही है। ठीक है, श्रृंखलाधर कर रही है, श्रृंखलाधर कर रही है। तो सबसे ऊपरी संस्था कौन सी होगी, सबसे ऊपरी संस्था होगी वो होगी सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगी, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगी। दूसरी जो इसके नीचे संस्था होगी वो कौन सी होगी, वो होगी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर, उच्च दूसरा हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है, उच्च न्यायालय को है वो हाई कोर्ट कहते हैं, एक हाई कोर्ट शब्द भी है वो चलता है। ठीक है, तीसरा होगा वो अधीनस्थ कोर्ट होगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट, जिला
न्यायालय, क्या कहते हैं इसको, डीसी कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो कहेंगे। अब पूरे देश के लिए जो काम करेंगे, पूरे देश में न्यायिक मामलों की काम करेगी वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। वही राज्यों के अंतर्गत देखा जाएगा तो कार्य करेगा कौन, आपके हाई कोर्ट है वो कहां काम करेगा, राज्यों में काम करेगा। जैसे पूरे भारत के लिए एकीकृत काम करने वाली संस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। और राजस्थान का कोई मामला है तो भी उसको देखेंगे, वो कश्मीर का कोई मामला है तो देखेंगे, कन्याकुमारी केरला का या आसाम का या अन्य स्टेट का है वो मामला है तो देखेंगे। यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा, सबसे ऊपर है। इसके जो क्षेत्राधिकार है वो चाहे मौलिक हो, चाहे अपील हो या परामर्शदाता हो, अलग अलग क्षेत्राधिकार है, उन पर आगे मैं डिटेल से बात करूंगा। तो पूरे देश के लिए काम करेगी, एक बात तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय, वो क्या करेगी, राज्य में करेगी। जैसे राजस्थान राज्य का एक अलग हाई कोर्ट है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का एक अलग हाई कोर्ट बैठेगा, गुजरात का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा। तो वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है वो हाई कोर्ट हमने निर्धारित किए गए, ठीक है, ये राज्यों के लिए हो गए। और तीसरा होगा जिला न्यायालय। जिला न्यायालय कहां पर होगा, जिला न्यायालय प्रत्येक राज्य के अंतर्गत है, जिले के लेवल पर काम करेगा, डीसी होगा। जैसे जोधपुर जिले का अलग कोर्ट है, उसी तरह नागौर या बीकानेर, बाड़मेर, अन्य जैसलमेर जिले, उनका भी अलग अलग कोर्ट है वो होगा। तो ये जिला न्यायालय, तो ये एकीकृत श्रृंखला के अंतर्गत काम करे, एक के नीचे एक, कड़ी दर कड़ी है ये श्रृंखला चलती है। इसलिए कहा गया है कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है वह एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कैसी है, एकीकृत। तो ये एकीकृत व्यवस्था है, इसको देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या प्रोविजन किए गए हैं और किस तरीके से न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किस तरीके से की जाती है, और कौन कौन सी ऐसी नियुक्तियां रही है जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विवादित काम रही है, हाई कोर्ट के क्या क्या क्षेत्राधिकार होंगे, हाई कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे करेंगे, उनका ट्रांसफर कैसे किया जाता है, उन सभी व्यवस्थाओं को हम कहां पर पढ़ेंगे, न्यायपालिका टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो फोटो लगा हुआ है ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय वह दिल्ली के अंतर्गत। इस बात का आप ध्यान रखें। आपको कभी काम पड़े, आपके मूल अधिकारों का हनन हो, तो मैंने कहा था कि आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जाकर आप है वो 5 तरह की रिटें हैं वो जारी कर सकते हो कि साहब ये हमारे लिए उल्लंघन हुआ। तो आप सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं, दिल्ली के अंतर्गत। ये जो ऊपर लगी हुई एक तस्वीर है, ये जो फोटो है वो राजस्थान हाई कोर्ट का है, राजस्थान हाई कोर्ट। और मैंने ये भी बताया था कि यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट के अंतर्गत का अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए 2 से 26 के अनुच्छेद के तहत है वो आप क्या कर सकते हो, रिट जारी करोगे। तो ये क्या आपके मूल अधिकारों के हनन होने की स्थिति में आप जुडिशरी जा सकते हैं। तो ये जो फोटो थी। अब ये तीसरी जो एक महत्वपूर्ण फोटो लगी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है SS बोबड़े करके इनका नाम है, शरद चंद्र बोबड़े, SS बोबड़े। मुख्य न्यायाधीश है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आगे बढ़िए, अगली चीज को देखेंगे। अब इसका परिचय देखें कि भारत के अंतर्गत न्याय की क्या व्यवस्था है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है और 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो वास्तव में विश्व के क्या है, शक्तिशाली न्यायालयों के अंतर्गत शामिल है देखा जाए तो। और इसने क्या है, 1950 से ही जो ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो रहा है, उसी दिन से सर्वोच्च न्यायालय ने भी विधिवत रूप से काम करना शुरू कर दिया। किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने और कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के तौर पर है वो किसने काम करना शुरू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कार्य किया। तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है विश्व की शक्तिशाली न्यायपालिका है, जो क्या करती है, संविधान की रक्षा का काम करती है, संविधान की व्याख्या, संविधान की एक तो व्याख्या करेगी है,
और दूसरी क्या करेगी, सुरक्षा का काम होगा इसका। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करना और सुरक्षा करना। अब जो हमारा इस अध्याय में आप मौलिक तौर से देखोगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और मूल अधिकारों की रक्षा में है वह न्यायपालिका किस तरीके से कार्य कर रही है। फिर भारतीय संसद और न्यायपालिका के जो आपसी संबंध है वो किस तरह के संबंध है, किस तरह से इनमें टकराव की स्थिति है वो हुई। तो पहली बात निकल कर आती है कि हमें क्या चाहिए, हमें स्वतंत्र एक न्यायपालिका चाहिए जो क्या करेगी, जो देश के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कॉन्स्टिट्यूशन का है वो रक्षा करने का काम करे। और न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप से इसलिए भी आवश्यकता होती है क्योंकि हम देखेंगे कि भारत है वो बड़ा विविधता वाला देश है और इसमें विभिन्न व्यक्तियों समूहों के बीच और सरकारों के बीच निरंतर विवाद की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। एक चाहे कैसा भी सभ्य राष्ट्र होगा तो उनमें कोई न कोई विवाद की स्थिति तो हमेशा पैदा ही होगी। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए जो क्या करे, इन विवादों का कानून के शासन के मुताबिक एक निश्चित कानून के दायरे में उनका निपटारा करने का काम करे, ताकि क्या है उन लोगों के साथ न्याय की भावना हो, न्याय उनके साथ स्थापित हो सके। इसलिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता हुई, क्योंकि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तब तक किसी भी तरह के जो समुदायों के बीच में है वो न्याय स्थापित करने में कार्य नहीं कर सकती। क्योंकि देखेंगे कि समाज है वो अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, कोई धनी है तो कोई गरीब है, स्त्री पुरुष है, कोई अगड़े है, कोई पिछड़े है। इस तरह के जो अलग अलग लोग हैं उनके बीच में समान न्याय की भावना स्थापित करनी है तो हमें स्वतंत्र ज्युडिशरी चाहिए, अन्यथा है वो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से न्याय स्थापित नहीं हो सकता। और इनके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें न्यायपालिका की है वो स्वतंत्र रूप से स्थापना करनी पड़ेगी। देखिए इसकी भाषा क्या कर रही है कि हर समाज में व्यक्तियों समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच में निरंतर विवाद उठते रहते हैं और इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत, किसके सिद्धांत, इस बिल्कुल पकड़ना कि जो कीवर्ड आया कि कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा इसको क्या किया जाना चाहिए, हल करना चाहिए। यानी विभिन्न व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और सरकारों के बीच में क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है और इस विवाद को जो हमें क्या करना है, निपटारा करना है, समाधान करना है। तो जो हमारा समाधान का तरीका होगा वह कानून के शासन के मुताबिक होना चाहिए। कानून के शासन रूल ऑफ लॉ से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक है वो न्याय स्थापित होना चाहिए, ताकि क्या हो, स्वतंत्र रूप से उन विवादों का निपटारा किया जाना चाहिए। ठीक है, कानून के शासन का अर्थ ये हुआ कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर समान रूप से एक जैसा कानून हो वह लागू होगा। अब आप कहोगे कि साहब जो कानून के शासन का अर्थ क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि कानून के शासन का अर्थ यह है कि समान रूप से चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वह अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे अगड़ा है या पिछड़ा है, सभी के ऊपर कानून है वो समान रूप से लागू होगा, ताकि क्या है वहां पर न्याय की भावना स्थापित हो सके। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। और कानून के शासन का जो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य ये होगा कि कानून का शासन स्थापित करना है और कानून की सर्वोच्चता है वो स्थापित करने का काम करेगी, ताकि क्या है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। ये विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो न्यायपालिका है वो कोई भी विवाद पैदा हुआ तो किसके मुताबिक करेगी, तो जो कानून है, कहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिया हुआ है या जो सरकारों के द्वारा या संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो विधि बनाई गई है उन विधि के मुताबिक उनको हल करने का काम करेगी। इस बात का आप ध्यान रखा, क्योंकि कोई लिखित कानून है उनके बिना है वो काम ये न्यायपालिका नहीं कर सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोच्चता उसकी स्थापित करनी और न्याय की भावना स्थापित करनी, ये भी सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र की जगह कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई तानाशाही नहीं ले। और सबसे बड़ी बात है, जो न्यायपालिका है उसका काम ये भी होगा, वह ये भी देखेगी कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र है, जो भारत के अंतर्गत हमारे लोकतंत्र स्थापित हुआ है, उस लोकतंत्र को कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है वो तानाशाही रूप से स्थापित नहीं कर दे। तानाशाही का मतलब ये हुआ कि वह, जैसे कि आप देखोगे केंद्र के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार,
अब जो न्यायपालिका है वो निरंतर दबाव रखेगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और लोकतंत्र के मुताबिक आप कार्य करें। अब यदि वो सरकार को लगे तो कल उठकर वो क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त कर दे और तानाशाही सत्ता स्थापित और आगे ऐसी व्यवस्था करें कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को हम बर्खास्त करें, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे और आगे हम जो भी निर्णय लेंगे वही कानून होगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका पर दबाव क्रिएट करने का काम करती है और कहती है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति या एक समूह है वो तानाशाह नहीं बन जाए, सर्वोच्च सत्ता अपने हाथ में नहीं ले, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होगी। और यदि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से होगी तो ये क्या है, देश के अंतर्गत न्याय की भावना स्थापित हो सकती है। आगे देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आपने कहा कि साहब न्यायपालिका को स्वतंत्रता दे दी। न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने का अर्थ ये नहीं हुआ कि जो न्यायपालिका को अच्छा लगे उनके मुताबिक कार्य करे, नहीं, ऐसा नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका पर भी युक्त प्रतिबंध होगा, वह कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कार्य करे, वह संविधान के मुताबिक कार्य करे, यही उसका महत्वपूर्ण कार्य है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च है, उसके मुताबिक कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो जस्टिस जो पद पर बैठे उनकी इच्छा हुई उनके मुताबिक डिसीजन ले सकते, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि सरकार के अन्य दो अंग कौन से, एक विधायिका और दूसरा कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। अब स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ यह हुआ कि सरकार के जो दो अंग विधायिका और कार्यपालिका वो क्या करे, वो न्यायपालिका के कार्य में किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचाए ताकि न्यायपालिका क्या करे, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। और सरकार है वो न्यायपालिका की कोई भी निर्णय लिया है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करे कि आपने ये सही निर्णय लिया या गलत निर्णय लिया, या फिर जो निर्णय लिया है उस निर्णय को भी आप मानने से इनकार करें। तो यदि आप ऐसा करोगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होगी, बाधित होगी। यानी प्रत्येक अंग वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, यही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के मुताबिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि चाहे न्यायपालिका अपना काम करे, सरकार कार्यपालिका अपना काम करे और विधायिका है वो भी अपने काम को करे। तो प्रत्येक अलग अलग रूप से अपना काम करे, एक दूसरे को बाधा नहीं डाले, या कोई तरह का विवाद पैदा नहीं करे, वही क्या है आपकी स्वतंत्रता की भावना होगी। और अगली बात करें कि न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के कार्य करे, यह भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। अब दूसरी जो पॉइंट आई कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय यह है कि जो कोई कोर्ट के अंतर्गत जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट के अंतर्गत, वे न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के कार्य करें। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ये निर्णय ले रहे हैं कि कल सरकार हमारे ऊपर आके दबाव डालेगी कि आपने ये निर्णय सही लिया है या आपने गलत लिया है, या सही लिया तो वो हमारी है वो वाहवाही करे और गलत लिया है तो कहे कि आपने ये डिसीजन लिया। वो हम पर किसी भी तरह का भय और भेदभाव का है वो कार्य नहीं करे, क्योंकि न्यायाधीशों को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सके। तो दूसरा महत्वपूर्ण ये बात आ जाएगी कि साहब न्यायाधीश है वो बिना भय और भेदभाव के अपना कार्य करे तो ही क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता रह सकती है। तीसरी बात यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है स्वेच्छाकारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं। अब तीसरा बिंदु निकल कर आया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यही हुआ कि न्यायपालिका क्या स्वेच्छाकारिता करे, स्वेच्छाकारिता है, उस पर किसी भी तरह का बंधन नहीं। जो न्यायपालिका को लगा, हाई कोर्ट को लगा या सुप्रीम कोर्ट को लगा, वह अपनी इच्छा से काम करे, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वह अपने उत्तरदायित्व उन पर कोई किसी भी तरह का नहीं दिया जाए, लेकिन बात यह है कि वह स्वेच्छाकारिता भी कार्य नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कार्य करें। और दूसरी बात यह है कि उन पर उत्तरदायित्व का अभाव नहीं होगा बल्कि उत्तरदायित्व होगा। आपका यह उत्तरदायित्व, सुप्रीम कोर्ट का यह उत्तरदायित्व है कि वह संविधान की रक्षा का काम करे, संविधान की व्याख्या का कार्य करे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये एक स्वतंत्रता है। तो उत्तरदायित्व के अभाव को नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे उत्तरदायित्व है उनका पालन होगा, तो हम कहेंगे कि वास्तव में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र रूप से उसका पालन कर रही है। आगे बढ़िए, चतुर्थ पॉइंट पर क्या कह रहे कि न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है और न्यायपालिका देश की संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेही। अब चौथी बात ये आई कि साहब जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय ये हुआ कि जो न्यायपालिका जो कोर्ट है वो देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का भी एक हिस्सा है और न्यायपालिका क्या करे, देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति क्या रहे, जवाबदेही रहे। जनता के प्रति है उनका उत्तरदायित्व होगा कि समाज के अंतर्गत न्याय की भावना स्थापित हो रही या नहीं हो रही। समाज में यानी देश के अंतर्गत जनता में है वो न्यायपालिका की पैठ है या नहीं है। वास्तव में लोग ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि यदि सरकार
हमारे साथ उठकर है वो किसी भी तरह का कोई गलत कार्य करेगा तो हम आखिर में जाकर कहाँ है, कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो कोर्ट है वो हमारी रक्षा का कार्य करेगा। तो यह महत्वपूर्ण है कि जो न्यायपालिका है वो देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का हिस्सा होती है और यह कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। इनके लिए ही क्या करेगी न्यायपालिका, कार्य करेगी। यही न्यायपालिका की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। इनके बिना है वो न्यायपालिका का स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। एक बात आप ध्यान रखिए, मैं बार बार न्यायपालिका बोल रहा हूं तो आप वहां पर ये समझे कि मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट, इन तीनों कोर्टों की बात कर रहा हूं। न्यायपालिका का अर्थ भारत में यही हुआ आपने कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है नीचे के अदालत अधीनस्थ, इन सभी कोर्टों की बात कर रहा हूं। तो इसलिए आप उसमें कंफ्यूज न हो कि साहब न्यायपालिका कर रहे हो और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं आ रही है। आगे बढ़िए, अगला जो हमारा बिंदु है कि अब तो आपने कहा कि साहब न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि ये काम हुआ तो मानेंगे कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। अब यदि स्वतंत्र रूप से कार्य करे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय हमने किया, उन चीजों को देखिए कि हमने ये प्रोविजन किए जो ये दर्शाते हैं कि न्यायपालिका वास्तव में किस तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य करे। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या उपाय किए गए, उन उपायों को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव के अंतर्गत न्यायपालिकाएं वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। आगे बढ़िए, क्या करें कि भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ऐसे अलग अलग प्रोविजन किए हैं जो हमें दर्शाते हैं कि न्यायपालिका वो किस रूप में काम कर रही है, स्वतंत्र रूप से है वो न्यायपालिका कार्य कर रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, फर्स्ट बिंदु आपका कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है और इससे यह सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्ति में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं। अब न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है तो उसके लिए हमने बात आई पहली कि एक काम करो आप कि आप जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करो, न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनमें क्या करोगे, जजों की नियुक्ति करो। न्यायाधीश यानी जज, जजों की नियुक्ति कर रहे हो तो वहां पर विधायिका को आप सम्मिलित मत करो। विधायिका का मतलब वहां पर यहाँ पर यह है कि जो संसद है, सरकार है, उनकी भूमिका को गौण करो। तो किसकी करो, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। इसलिए इन दलगत राजनीति का किसी भी तरीके से कोई प्रभाव नहीं होगा। फलत न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति जी है वो करेंगे। इससे ये प्रयुक्त होगा कि न्यायाधीशों के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा। जैसे यदि विधायिका करेगी तो कल जाके ये बात उठेगी कि विधायिका ने क्या किया, अपने ही कोई लोग थे उन लोगों को वो न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और जो अपने ही लोगों को जुडिशरी में बैठा दिया गया तो क्या स्वतंत्र न्यायपालिका काम करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वे लोग कहेंगे कि हमने आपको अपॉइंटमेंट किया है, आप हमारे लिए हैं, वो कार्य कीजिए। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी तो दलगत है वो उनके मध्य में उनमें ही भाव करेगा। कोई भी न्यायाधीश आगे जो काम कर रहा है वो भी ये सोचेगा कि मैं क्या हूं, उस पार्टी जो सत्ता में है उसका पक्ष लूं तो उसके पक्ष में मैं डिसीजन दूं तो कल मुझे वो जस्टिस बना जाएगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की गई प्यारे विद्यार्थियों कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जिससे क्या है दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं होगी, किसी भी दलों की भूमिका नहीं होगी और न्यायाधीश है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा संविधान कह रहा है। क्या वास्तव में ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो वास्तव में ऐसा होता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पर सलाह पर कार्य करेगा। अब क्या है, मंत्री परिषद और इनकी सलाह यानी प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद जो सुझाव दे पेशित की जाएगी उन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति जी कार्य करेंगे। तो आखिर में ये लोग अपने नामों की अनुशंसा करते हैं, उनके आधार पर राष्ट्रपति जी हैं वो किसी का नाम है चूज करेंगे, उसको न्यायाधीश बनेंगे। तो वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो स्वतंत्र रूप से रखा गया कि राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से ये कार्य करेंगे। आगे बढ़िए, दूसरा बिंदु क्या कह रहा है कि न्यायाधीश में के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव, कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए और उस व्यक्ति को राजनीतिक विचार या उसकी निष्ठा नियुक्ति का आधार नहीं होगी। ये 2 नंबर पॉइंट है। 2 नंबर पॉइंट ये कह रहा है किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बना दिया गया, किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बना गया तो उस व्यक्ति को जो न्यायाधीश बनाने का आधार है वो ये नहीं होगा कि उस पार्टी की, उस सरकार का वो चाहेता, नहीं, क्या होगा, वह उस व्यक्ति को वकालत का लंबा अनुभव होना चाहिए। वकालत का लंबे समय तक वो कानून का क्या हो रहा है, लंबे समय तक वह कानून का जानकार है, कानून का विशेषज्ञ।
लंबे समय तक कानून का जानकार है, वकालत का सबसे लंबा अनुभव है और साथ ही साथ किसी भी सरकार राजनीति के प्रति है वो उसका किसी भी तरह का कोई लगाव नहीं है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु हमने कार्य किया। तीसरा पॉइंट है उस पर देखिए। तीसरी बात यह है कि जो न्यायाधीश है उनका हमने कार्यकाल है वो निश्चित किया गया। क्या किया गया, कार्यकाल निश्चित किया गया ताकि उनमें क्या स्वतंत्रता रहे। ऐसा नहीं है कि उनको लगे कि साहब हम कल सरकार के विरोधी कार्य करेंगे और सरकार है वो हमें सरकार का विरोध काम हुआ सरकार उसको हटा सकती नहीं, तो उनके लिए कुछ कार्यकाल तय किया गया कि इस कार्यकाल की समय अवधि में वे कार्य करेंगे तो वे निश्चित होकर हैं, बिना भेदभाव बिना भय के वे कार्य करेंगे, जिससे क्या है स्वतंत्रता उनके कार्य में रहेगी और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। क्या करें कि न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है और वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। अब जो उनकी जो तय की हुई है कि जो जैसे 65 साल है, वैसे तय की हुई है कि भारत का जो जज है वो 65 साल की उम्र तक क्या करेगा, पद पर कार्यरत करेगा। किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा वो 65 साल की उम्र तक ही कार्य करेगा, यानी उसे 65 साल लगभग ऐसा होता है ज्यादातर मामलों में कि न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो साल 2 साल की समय अवधि में ही तक वे कार्य कर रहे हैं। या सुप्रीम जो मेन मुख्य जज होता है उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य तो लंबे समय तक कार्य करती है। तो 65 साल की निश्चित समय अवधि है कि इस समय अवधि के बाद में क्या होंगे, वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इस समय अवधि से पहले पहले वे क्या करेंगे, कार्य करेंगे। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब क्या हुआ कि न्यायाधीशों को मैंने कहा कि उनको कार्यकाल की सुरक्षा है, इसलिए उनमें किसी भी तरह का भय है वो भेदभाव उसके मन में नहीं होगा। लेकिन कुछ एक ऐसी स्थिति आ जाए, एक अपवाद है ये कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आ जाए तो हम क्या करेंगे, न्यायाधीश को हटाने का काम करेंगे। और वह कब होगा, जब न्यायाधीश ने किसी जस्टिस ने वह कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है, सिद्ध कदाचार के आधार पर है, उसे भी हटाया जाएगा। किस प्रक्रिया के तहत, वही राष्ट्रपति जी को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया थी, उस महाभियोग की प्रक्रिया के तहत जस्टिस को भी हटाया जाएगा। महाभियोग इम्पीचमेंट के तहत है, वो किसको, न्यायाधीश को भी हटाया जाएगा। चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे अन्य जस्टिस हो, उनको क्या किया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत कौन है, संसद हटाने का काम करेगी। तो ये विशेष परिस्थितियां यदि आ गई तो हटाया जाएगा। और उसके लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जटिल है वो प्रक्रिया रखी गई, जटिल है विधि रखी गई, जो महाभियोग है विशेष बहुमत के द्वारा इसको पास करना पड़ता है, यानी जटिल प्रक्रिया, सभी उस पर सहमत होने में कम गुंजाइश होती है। वास्तविक रूप में यदि उस व्यक्ति ने गलत किया है तो संसद है वो एक मत होकर उस मामले पर कार्य करेगी। तो विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत है वो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कार्यकाल को कम नहीं किया जाएगा, उनके जो पेंशन है, वेतन है, भत्ते है, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, सारी की सारी उनको क्या है, सुविधाएं मिलेगी ताकि वे स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, कार्य कर सके। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर पाते हैं। और संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई। वह प्रक्रिया कौन सी है, महाभियोग की प्रक्रिया है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का कार्यकाल सुरक्षित रहेगा। और जिस समय हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो संविधान निर्माता थे, जो बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो नेता थे, उन नेताओं ने यह महसूस किया कि जो न्यायपालिका के सदस्य हैं उनको हटाने की जो विधि है वो भी क्या है, कठिन विधि रखो ताकि हर बार ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और वास्तव में उस व्यक्ति को जो कॉन्स्टिट्यूशन का खुलेआम पर क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का है वो समाप्त करने का काम कर रहा है, उसका जो है पालन नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति को हटाया जाए ताकि क्या है, उनमें न्याय की पुट है वो रह सके। तो ये कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है और इसको भी महाभियोग की तरह ही होती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देखा जाए तो इतनी ही शब्दावली लिखी है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो क्या है, संसद प्रक्रिया अपनाएगी, राष्ट्रपति के सम्मान होगी। उसमें यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को हटाने में सीधी बात लिखी हुई है कि महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन जस्टिस के मामले में ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर हम यही मानते हैं कि जिस तरह से जो राष्ट्रपति जी को हटाया जाएगा उसी तरह से इन्हीं को भी हटाया जाएगा। ये तो हो गई इनके कार्यकाल की सुरक्षा की बात। अब हम नियुक्ति पर बात करेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किस तरह से हो रही है। उस चीज को आप देखिए, आपसे अपने आप में ये सवाल बनता है, एक आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से ये परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को
इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस परंपरा को 2 बार है वो तोड़ा गया। अब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में एक बात यह आई कि जो वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश है और वह रिटायरमेंट हो रहा है, उसके बाद में उस कोर्ट के अंतर्गत तो जो वरिष्ठ व्यक्ति जो आयु के अंतर्गत बड़ा और लंबा होने अनुभव है, उस व्यक्ति को है वो क्या किया जा सकता है, न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। कौन नियुक्त करेगा? वो भारत के हैं राष्ट्रपति जी करेंगे। किस पर के आधार पर? कॉलेजियम के हैं वो सलाह के आधार पर। कॉलेजियम क्या है उसको देखिए बच्चों। बात यह है कि न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो क्या प्रक्रिया क्या अपना चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम लाया गया कॉलेजियम। क्योंकि क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का है वो किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं किया हुआ है। राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे, इतनी ही चीज। अब राष्ट्रपति जी नियुक्ति कैसे करेंगे, क्या आधार होगा उनका, वो किसी भी तरह की बात नहीं लिखी हुई। तो ये सबसे बड़ा मसला है, वो विवादित रहा और कहा जाता राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, सरकार के द्वारा अनुशंसा की जाएगी। तो अब जो फर्स्ट जजेस केस आया, थर्ड जजेस का केस के अंतर्गत एक डिसीजन दिया और कॉलेजियम जैसी एक व्यवस्था इजाद की, और जिसमें कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का एक तो वर्तमान न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान न्यायाधीश कार्यरत है, वर्तमान जज, वह अन्य 3 जज, एक तो क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जज है, अन्य कोई 3 जज है, उन 3 जजों की एक है वो बैठाई जाएगी और वह तय करेगी, नाम का सुझाव देगी किसको, राष्ट्रपति जी को, भाई उन व्यक्ति को है वो क्या कर दीजिए आप, वो जज बना दीजिए। तो ये क्या एक कॉलेजियम सिस्टम इसको कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जस्टिस और उसके साथ 3 अन्य जज वो मिलकर डिसाइड करेंगे और बहुमत के आधार पर निर्णय देंगे। कितने 4 लोग हैं, उनमें से 3 लोग हैं वे एक मत करके देंगे कि इन व्यक्ति को आप क्या कर दीजिए, भारत का न्यायाधीश बना दीजिए। तो वे नाम की अनुशंसा किनको करेंगे, राष्ट्रपति जी को करेंगे, और राष्ट्रपति जी वो उसको क्या बना दिया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के मामले में भी यही परंपरा बन गई है। और बात यह है कि जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा जो कार्यरत है उसके बाद में, तो उनको है वो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। अब हर बार यही बनाया गया आप कहोगे, तो कहेंगे कि नहीं हर बार नहीं बनाया गया, और 2 बार ऐसी स्थिति आई जब ये परंपरा तोड़ी गई। जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था उसको नियुक्त करना था, लेकिन उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं करके उनके अलावा अन्य तीसरे चौथे क्रमांक के व्यक्ति को है वो नियुक्त करने का कार्य किया। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट रहा था, उसको आप तनिक समझिए। घटनाक्रम कुछ ये हुआ था कि 1973 के अंदर 1973 में 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को एन रे को भारत का है वो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1973 में एक मामला ये हुआ और क्या किया राष्ट्रपति के द्वारा कि 3 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश थे वो तो बैठे रहे और चौथे क्रमांक का जो उम्र में था उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया, भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त कर दिया गया। तब यह चीज निकलकर सामने आई, उस व्यवस्था की पोल खुले कि वास्तव में रूप में सभी हर बार वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए वो संभव नहीं है। लेकिन परंपरा यही कहती थी कि जो भी व्यक्ति वरिष्ठ होगा उसे भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा क्या इसका उल्लंघन हुआ था, आपको 2 उदाहरण देने पड़ेंगे। कहोगे कि 1973 के अंतर्गत एक ऐसा मामला आया और जिस समय 3 अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनकी अवहेलना करके सरकार के द्वारा किसको है एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। एक तो मुद्दा ये था। दूसरा मामला ये आया था कि 1975 के अंतर्गत इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इमरजेंसी का घटनाक्रम था और इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 1975 में HR खन्ना करके जो जस्टिस थे जो वरिष्ठ थे उनको बनाया जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया HR खन्ना को छोड़ करके उनकी जगह पर MH बेग करके उनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। यानी क्या हुआ, यहाँ पर भी अवहेलना हुई उनके साथ। जो वरिष्ठ व्यक्ति को जज बनाना था उसको नहीं बना करके इसको MH बेग को बना दिया गया। ये चीज क्या दर्शाती है, ये चीज ये दर्शाती है कि वास्तव के अंतर्गत है जो कौन हावी है, जो सरकार है, जो भी विधायिका है वो कार्यपालिका हावी है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। जो कि राष्ट्रपति है वो तो औपचारिक और वास्तविक रूप में क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो ये 1-2 मुद्दे सामने निकल कर आए कि वास्तव रूप में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो परंपरा बनी थी, जो संविधान में परंपरा बनी कि जो वरिष्ठ व्यक्ति उसको जज बनाओ, लेकिन उन परंपराओं को 2 बार तोड़ा गया। एन रे को बनाया और दूसरी बार है वो न्यायाधीश 1975 का समयावधि HR खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति MH बेग
एमएच बेग को है वो नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करेंगे, उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे। किसकी सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो ये सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति किसके पास में, मंत्री परिषद के पास में। पीछे हमने देखा था कि जो न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए विधायिका को शक्ति नहीं दी गई है और उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाए। लेकिन अब यहाँ आते आते आपको वास्तविक रूप में है वो दिखाई दिया कि वास्तव में यदि देखा जाए तो नियुक्ति के अंतर्गत न्यायाधीशों में किसकी शक्ति ज्यादा है, मंत्री परिषद की भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है। जो सरकार चाहेगी उस व्यक्ति को आगे जस्टिस बनाने का काम करेगी। तो ये क्या है, ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की जो परंपरा है उनका सरेआम रूप से क्या हुआ था, उल्लंघन हुआ था। और उसके दो उदाहरण है वो आपने देखे। आगे बढ़ी क्या करें, 1982 से 1998 के बीच ये विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया और जिसमें शुरू था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका है पूरी तरीके से सलाहकारी होगी। अब बात यह कि 1982 से पहले तो क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करना है, जैसे जज ने है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कर दिया, किसी के नाम की अनुशंसा कर दी। यानी कोई ए व्यक्ति के नाम पे अनुशंसा कर दी या कोई बी व्यक्ति के नाम पर अनुशंसा कर दी या सी व्यक्ति, माना कि 3 लोगों के नाम की है वो अनुशंसा कर दी। किसने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने। किनको, राष्ट्रपति जी को, कि आप इनमें से किसी भी व्यक्ति को क्या कर दो, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करो। ठीक है, लेकिन क्या थी, वह सलाहकारी थी। ये जो सलाह देना है मुख्य न्यायाधीश दे रहे वो सलाहकारी है, वो काम कर रहे, एक तरह से सलाहकारी का काम कर रहे, सलाह देने का काम कर रहे। मानना या नहीं मानना किन पर निर्भर कर रहा है, राष्ट्रपति पर है। मानना या नहीं मानना राष्ट्रपति जी पर है, वो निर्भर करेगा। तो यहीं पर ये हालात हो गए कि कई बार जो ए व्यक्ति की या बी व्यक्ति की हमने अनुशंसा की, उन तीनों को भी नियुक्त नहीं करके चौथे प्रकार के व्यक्ति को है वो नियुक्त किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या क्रिएट हुई। इसके लिए है वो जो थर्ड जज केस 82 से 98 के अंतर्गत इसमें ये मामला आया कि वास्तव में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका है वो सलाहकारी नहीं होनी चाहिए और जो मुख्य न्यायाधीश सलाह दे रहा है वो राष्ट्रपति को माननी जरूर चाहिए, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये काम किया गया कि सलाहकारी भूमिका से उसको क्या कर दिया, बाध्यकारी कर दिया, बाध्यकारी कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए थी। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था दी। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको नियुक्ति करेगी। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति की सिफारिशों के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन दिया। डिसीजन के अंतर्गत कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज और अन्य जो 4 वरिष्ठ जज मिलकर कोई डिसीजन दे रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को इस नाम की अनुशंसा की, तो राष्ट्रपति जी उन नाम में से किसी भी व्यक्ति को आपको जस्टिस बनाना पड़ेगा, जिसे सामूहिकता का सिद्धांत कहा गया है। यानी समूह में मिलकर उन्होंने डिसीजन दिया और उसके आधार पर व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा, वही सामूहिक सिद्धांत है, सामूहिकता की थ्योरी। इसी कारण आज हम देखेंगे आजकल जो भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समूह हैं वो ज्यादा प्रभावी हैं और इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्री परिषद दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब बात यहाँ जाते जाते ये निकल कर आई कि हम कह रहे हैं कि वास्तव रूप में क्या है कि अकेले ही है वो मंत्री परिषद की भूमिका नहीं है, तो किसकी है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य जस्टिस हैं और उनके साथ अन्य जो उनके टीम के लोग हैं उनकी भी नियुक्तियों के अंतर्गत भूमिकाएं, और इसलिए कह सकते हैं कि दोनों की भूमिकाएं वो लगभग समान है, संतुलन स्थापित करने का काम कर रहा है। इससे यह प्रकट हो रहा है कि वास्तव के अंतर्गत देखा जाए तो भी क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका में इतना है वो दबावकारी कार्य नहीं हो रहा है। तो ये नियुक्ति का कार्य हुआ। आगे देखिए क्या कहना है। अगला टॉपिक है न्यायाधीश को पद से हटाना। अब किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाना है तो पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होगी उनको देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाना काफी कठिन है। सिद्ध कदाचार कैसा है, सिद्ध
सिद्ध कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से हटाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को हटाना है तो हटाना का जो क्या आधार होगा, आप किस आधार पर है वो हटाओगे। तो हटाने का आधार केवल और केवल एक ही होगा कि वे क्या कर रहे हैं, एक तो सिद्ध कदाचार है, कदाचार है वो सिद्ध है। अब सिद्ध क्या है, कदाचार क्या है, इस चीज को भी मैं बताऊंगा। सिद्ध कदाचार और दूसरा क्या है, अयोग्यता। सिद्ध कदाचार का मतलब ये हुआ कि वह कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं और यह आरोप उन पर क्या है, पूरी तरीके से सिद्ध साबित हो चुका है। एक ऐसा मामला आया था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे और उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने क्या किया है, वित्तीय अनियमितता यानी कोई पैसों का घोटाला है वो करने का काम है उन जस्टिस ने किया, तो उन पर सिद्ध कदाचार का आरोप साबित हुआ। सिद्ध यानी प्रमाणित होना, कदाचार का यानी जो भ्रष्टाचार का जो अनियमितता का कार्य हुआ वो उस पर साबित हो चुका। तो सिद्ध कदाचार और अयोग्यता, दूसरा अयोग्य यदि वे कार्य करने में सक्षम नहीं है, समयावधि में कार्य नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करें, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। तो बात निकल कर ये आई कि जो न्यायाधीशों को हटाने का तरीका होगा कि वे क्या कर रहे हैं, या तो सिद्ध कदाचार कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर उनमें अयोग्यताएं कार्य करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में किसके द्वारा, संसद के द्वारा महाभियोग की विशेष प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाया जाएगा। अब हटाने की जो प्रक्रिया वो अत्यंत ही कठिन है। जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वही उनको हटाने की शक्ति किसके पास है, विधायिका का है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और एक तरीके से क्या हो, शक्ति संतुलन हो। अब जो जस्टिस है उनको हटाने की क्या है, प्रक्रिया जटिल बनाई गई है और वह क्या है, जब तक संसद के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, एलएस और आरएस दोनों के जो मेंबर है मिलकर सहमति नहीं देंगे तब तक है वो उनको हटाया नहीं जा सकता। हमने देखा था कि जो नियुक्ति के अंतर्गत है वो किसकी भूमिका, मंत्री परिषद के यानी कार्यपालिका सरकार की भूमिका है वो ज्यादा है, लेकिन हटाने का काम करना है तो यहाँ पर क्या है, दोनों को समान रूप से काम करना पड़ेगा। अकेली नियुक्त तो कर सकती थी लेकिन हटाने का काम दोनों को आया। तो ये बात ये स्थापित करती है कि हटाने में है शक्ति किसके पास में ज्यादा, विधायिका के पास में, ताकि क्या हो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे, शक्ति संतुलन है वो स्थापित होए, एक तरीके से न्यायपालिका में क्या हो, बैलेंस है वो बना रहे। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी इनको हटाने के लिए। जब इनको हटाना है तो हटाने के लिए अभी तक संसद के पास में एक प्रस्ताव आया है। तो आप कहोगे क्या सर ऐसे कोई व्यक्ति को हटाया गया है जिनको संसद के द्वारा हटाया गया महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, तो हम कहेंगे कि अभी तक संसद के पास केवल और केवल इस श्रेणी का, महाभियोग श्रेणी का या हटाने का एक ही प्रस्ताव है वो संसद के पास में आया था, महाभियोग। किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है इस मामले में। हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। और कहेंगे कि साहब एक ही मामला आया था लेकिन उनको हटाने की जब जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, मामले की जांच हुई और मामले की जांच होने के बाद में जो ही सदन के अंतर्गत 2/3 कितना है कुल सदन का, संसद के 2/3 सदस्यों का बहुमत की आवश्यकता हुई और जब 2/3 बहुमत की आवश्यकता हुई तो सदन के अंतर्गत ये संख्या प्राप्त नहीं हो सकी। फलत मामला है वो महाभियोग हमने नहीं चला पाया, यानी अभी तक किसी भी न्यायाधीश को है वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया। लेकिन इन पर जो है महाभियोग लाया तो इन्होंने क्या कर दिया था, खुद आगे बढ़कर स्वयं अपना इस्तीफा दे दिया था, इसलिए रामास्वामी अपना इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन इनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया। जरूर मामला एक बार लाया था, मामला था किसी भी न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। और इस समय जो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप लगा था कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जब मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे तो उन्होंने वित्तीय अनियमितता कर दी, यानी कोई पैसों का है वो घोटाला कर दिया था।
फलत संसद ने उनको हटाने की क्या की प्रक्रिया शुरू की और इसके एक वर्ष के बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक उच्च स्तरीय जांच समिति में ने भी क्या किया, बी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए बिल्कुल उन्होंने सही साबित ठहराया कि इन्होंने क्या किया है, सार्वजनिक जीवन में निजी धन का है वो प्रयोग किया, सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया है और संवैधानिक नियमों की है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम है उनका पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया है, उल्लंघन किया है, नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम किया है और नैतिक अनैतिक काम किया है, यानी नैतिक पतन भी इनका पूर्ण रूप से हो गया और अपने पद का है वो जानबूझकर इन्होंने दुरुपयोग किया है, इसलिए इनको दोषी ठहराया जाता है और संसद को महाभियोग अपनाने की है वो प्रक्रिया अपनाने के लिए संसद है क्या है, स्वतंत्र है। ऐसा किसने कहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फिर जो ही संसद में इस मामले पर चर्चा हुई लेकिन पूर्णतः वोटिंग है वो 2/3 नहीं हो सकी, फलत जो महाभियोग है वो पास नहीं हुआ, महाभियोग का प्रस्ताव वो गिर गया और रामास्वामी जी ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया, इसलिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया के सामने जाने से बच गए। तो एक ये प्रक्रिया थी जो हटाने का तरीका था और उसमें एक उदाहरण भी आया कि वास्तव रूप में किसी व्यक्ति ने गलत किया तो उसको हटाने का काम भी है वो किसके द्वारा, संसद के द्वारा किया गया था। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका और महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों ने 2/3 मत तो पड़े लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में क्या किया, भाग नहीं लिया, अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा समर्थन भी नहीं मिला। अब जो इतना कठोर मामला था कि उन्होंने वास्तव रूप में है वो अनियमितता बरती, सार्वजनिक जो धन का है वो अपने निजी उद्देश्यों के लिए मौज मस्ती के लिए उन्होंने पैसे उड़ाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का खुलेआम तक उन्होंने क्या किया, उल्लंघन किया, नैतिकता का पूर्णतः पतन किया। तो ऐसे व्यक्ति के और वास्तव रूप में क्या करना चाहिए, महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जाना जरूरी था। लेकिन जो जटिल परिस्थिति थी इसमें क्या कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने उस समय भाग नहीं लिया मतदान के अंतर्गत, फलत प्रस्ताव है वो गिर गया और समर्थन को हासिल नहीं कर पाया, इसलिए रामास्वामी जी पर महाभियोग नहीं चला लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये एक न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया थी कि किस तरीके से न्यायाधीशों की स्वतंत्रता हेतु है वो काम किया जा रहा है। फिर न्यायाधीश यदि काम सही तरीके से नहीं भी कर रहे हैं तो एक तरीका यह भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है कि उनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात हुई न्यायाधीशों की नियुक्ति का। तो मोटे मोटे तौर पर हमने न्यायपालिका का परिचय देखा, किस तरीके से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखकर कार्य करना है और किस तरीके से न्यायाधीशों की वो नियुक्ति की जाती है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद में आगे हमने ये भी देखा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, फिर उनको यदि हटाने की नौबत आई तो ये अधिकार किसको दिया गया है, केवल राष्ट्रपति जी को या मंत्रिपरिषद को नहीं दिया गया है, वो किसको है, पूर्ण संसद को, और संसद के सभी सदस्य मिलकर न्यायाधीशों को हटाने का कार्य करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो भी क्लास होगी उसमें नेक्स्ट पार्ट को हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।